Hello guys, so we are back and in this video we will continue our lecture and we will continue from the misuse of authority. Authorities पावर का कैसे मिसयूज़ करती हैं और हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्यों ज़रूरी होता है और उसका हमने एक फैक्टर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है हमसे ही, राइट, हमसे ही सेव करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स की हम बात करेंगे, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके हम कुछ की फीचर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2 इयर्स, 2 इयर्स एंड 11 मंथ एंड 18 डेज, 18 डेज। तो इतना समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। अब जो समय था यानी कि जो डेट थी, अगर आप जो डेट है वो अगर आप याद कर सकें, जैसे कि एग्जैक्ट डेट नहीं बट आपको सन याद रख सकते हैं, जैसे 1946 में बनना शुरू हुआ था और 1949 तक ये अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, लगभग 3 साल का समय लग गया था, क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगभग 3 साल का समय होता है। तो 1946 से 1949 यानी कि 1946 से 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था इस बीच में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग लगभग 300 लोगों की ज़रूरत थी, या फिर 300 लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब मिलके बनाने का मतलब होता है कि उन्होंने अपने थॉट्स दिए थे, आइडियाज़ दिए थे, अपने विचार दिए थे, है ना। तो हर एक पर्सन के विचार को कंसीडर किया गया था और जिसके भी विचार बेटर थे तो उसको इन्वॉल्व किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जैसे कि इक्वलिटी की वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आइडियल्स है ना। हमने फर्स्ट स्लाइड में या फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इक्वलिटीज़ टू, जस्ट 1 मिनट, इक्वलिटी, ये होगा इक्वलिटी, ओके, इक्वलिटी टू ऑल सिटीज़न, इक्वलिटी टू ऑल सिटीज़न। इसके बाद हमने ये भी जानते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अभी फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ बट ये बेसिक फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा नंबर पाएँ। ओके, तो एक और फैक्ट आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उसी समय यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमें दिया गया उसी समय और कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया इसको। इसका मतलब ये होता है कि आप वोट दे सकते हैं अपने लीडर को, अपने नेता को, अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो, राइट। 18 साल से बड़े युवक के लिए, 18 साल से बड़े इंसान के लिए, पीपल के लिए, सिटीज़न के लिए वोट देना उनका हक है, राइट, राइट दे दिया गया कि आपको वोट देने का अधिकार है। ओके, इसी तरह से इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इलेक्शन, इलेक्शन में अगर सपोज कीजिए इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन इलेक्शन, तो इलेक्शन के अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि सपोज़ आप अगर एक इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन लड़ना होगा। ओके, तो आपके पास भी अधिकार है, यानी कि भारत का कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न इलेक्शन लड़ सकता है, कोई सा भी। ओके, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, माइनर कंडीशन, बट ऑल ओवर एवरी पर्सन इज़ एलिजिबल, राइट, एवरी पर्सन इज़ एलिजिबल। ओके, इसके बाद हम करते हैं बात, अगर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दी गई हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमें दी गई हैं।
राइट। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब कि सोसाइटी जो गवर्न की जाएगी, सोसाइटी जो गवर्न की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? गवर्न की जाएगी पीपल के द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा सोसाइटी गवर्न की जाएगी। और सरकार जो होगी वो कैसी होगी? गवर्नमेंट कैसी होगी? वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। रिस्पॉन्सिबल 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 गवर्नमेंट मतलब जो अगर उनके डिसीजंस होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोगों के लिए, लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं और उनके कैसे उनको चलाना है, डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट रूल्स फॉर ऑर्गन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग जो ऑर्गन है, हमने सेकंड स्लाइड में बात की थी कि जो फर्स्ट स्लाइड में बात की थी या फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इसके तीन, जैसे कि लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है, तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो तीनों ही ऑर्गन के अलग अलग पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ओके, तो आई होप ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स आपने जान लिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस की, राइट। चैलेंजेस की, ये कौन से चैलेंजेस हैं? ये चैलेंजेस वो चैलेंजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु मेक हु मेड और हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, और हु बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग, वो मेंबर्स, वो कौन लोग थे? 300, लगभग 300 लोग थे ना मेंबर्स। तो उनका मिला के 300, लगभग इतने सारे लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, जो कि 1946 से 1949 के बीच में उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें दिया। ओके, अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे या जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस वक्त उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ थी या कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनको उनको देखना था, यानी कि उनको भी कंसीडर करना था। ठीक है ना। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो हमारा जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है। वो एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हमारे पास बहुत तरीके के रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, है ना, और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और कल्चर भी बहुत सारे अलग अलग हैं, बहुत तरीके के कल्चर हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं हमारी, है ना। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे डिफरेंट लैंग्वेज हैं, नॉर्थ इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेज हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके के रिलीजन हैं, कम्युनिटी हैं, कल्चर, लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरीके की डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई भी, जहाँ पर बहुत प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, राइट, जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी और कल्चरल कम्युनिटी, लैंग्वेज बेसिस पर जो कम्युनिटी है, तो बहुत तरीके की लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हर तरीके का इंसान होता है। ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज था उनके आगे कि अगर हर तरीके का इंसान है, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी डिमांड्स को कैसे मीट किया जाए, किस तरीके के रूल बना जाए ताकि सारे जो रिलीजन हैं, सारे जो कम्युनिटी हैं, लैंग्वेजेस हैं, इनको मानने वाले लोग अपना कंसेंसस दे पाएँ उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, राइट। सो इसके आगे अगर मैं दूसरे चैलेंज की बात करूं तो वो टर्मोइल था जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभाजन मतलब पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो इंडिया का जब अल्टीमेटली इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, तो उस वक्त हमें देखने को मिला था बहुत सारा टर्मोइल, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी फाइट, लड़ाइयाँ इधर उधर, है ना। कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी था
कि लोग डरे हुए थे कि क्या होगा, अब आज़ादी तो हमें मिल चुकी है या फिर अंग्रेज़ तो चले जा चुके हैं हमारे इंडिया से, बट अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट होगी, और जो टर्मोइल है, पाकिस्तान नया देश एक और बन गया है इंडिया से ही अलग होकर, तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले। तो वो भी एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने टर्मोइल जो हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, देश में जो टर्मोइल हो रहा था, वो भी एक चैलेंज था। तो कौन से राइट्स उसमें इंक्लूड करने होंगे ताकि ऐसे टर्मोइल दोबारा ना हो, या फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे चैलेंजेस थे। इसके अलावा अगर मैं एक और चैलेंज की बात करूँ तो वो था प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड princely state remained अनडिसाइडेड। तो क्या हुआ था कि जो इंडिया था हमारे पास, सपोज में अगर इंडिया का मैप सपोज इस तरह से होगा, ठीक। तो ये अगर हमारे पास इंडिया है तो इसमें क्या होता था कि पहले एक पूरा इंडिया नहीं था, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट थे। सपोज़ ये स्टेट थे, उनको हम प्रिंसली स्टेट कहा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर राजा लोग रहते थे, राजा लोग राज करते थे, तो वो प्रिंसली स्टेट होते थे। उनके राजकुमार प्रिंस जो होते थे वो प्रिंसली स्टेट बनाते थे और वो अपने रूल करते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कई सारे प्रिंसली स्टेट थे वो ये कहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हो गया है वो अलग होने दो, बट हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इंडिया में रहें या फिर हम पाकिस्तान की साइड हो जाएं। तो वो लोग अनडिसाइडेड थे। तो इंडिया के जो कुछ लीडर थे, महान लीडर, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, तो इन लोगों ने बहुत काम किया था ताकि ये सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया में ही आ जाएं, ना कि पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी थी और बहुत लोगों से मिले थे, बहुत मीटिंग करी थी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत अलग थी। और अगर मैं बात करूं आज से, अगर मैं कंपैरिजन करूं, सोशियो इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती थी। और इंडिया भी वॉर था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर भी किया था और टर्मोइल देखने को मिला था जैसे ही अंग्रेज़ गए थे। अंग्रेज़ बहुत सारा जो मटेरियल है, जो बहुत सारा वेल्थ है, उन्होंने वो लूट कर भी अपने देश ले गए थे। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो वहाँ की इकोनॉमिक यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद से ही सस्टेन कर पाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि लोगों को कौन से बेनिफिट दिए जाएं, कैसे उनकी इकोनॉमिक हालत को सुधारा जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, या फिर वेलफेयर की बात करी गई है, लोगों के भलाई की बात करी गई, कल्याण की बात करी गई है, राइट। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे चैलेंज, जैसे डाइवर्स कंट्री थी, टर्मोइल था, और प्रिंसली स्टेट ने अनडिसाइडेड थे तो उनको इंक्लूड करना था। इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अलग थी। तो हमने ये देखा, क्या देखा, हमने देखा चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। ओके, जस्ट 1 मिनट नाउ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली gave us a visionary document, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली gave us a visionary डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें क्या दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए एक विज़न सेट करता हो, राइट। एक विज़न दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया। और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात करता है, कि जो हमारी डिफरेंट डाइवर्सिटी है, कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए
डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए, क्यों मेंटेन किया जाए, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट स्लाइड में, कि जब डिफरेंट काइंड की कम्युनिटी होती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनकी डिमांड्स भी अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग डिमांड होती हैं। अगर उन अलग अलग कम्युनिटी की डिमांड्स ही मीट नहीं होती हैं तो क्या होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर सिविल वॉर्स होते हैं। ओके, तो डाइवर्स कम्युनिटी अगर है किसी भी कंट्री में, तो उनकी डिमांड्स को मीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एक नेशनल यूनिटी है, नेशनल यूनिटी मतलब कि हमारा जो देश है वो एकजुट रहे। एकजुट, एकजुट मतलब ऐसा ना हो बिखर के अलग हो जाए, क्योंकि अगर बहुत सारी कम्युनिटी हैं, रिलीजियस कम्युनिटी है या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर ये सारे के सारे अपनी अलग अलग डिमांड करने लगेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और हमारी कंट्री बिखर जाएगी। इसलिए क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आइडियल्स की बात की है, जिससे कि हमारे नेशन यानी कि एक कंट्री हमारी एकजुट रहे, हमेशा यूनिटी बनी रहे। इसी तरह से आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी तो हमारी कंट्री की जो मेन वैल्यू है, अगर आप बात करेंगे तो वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है बट फिर भी हम एकजुट रहकर रहते हैं, एकजुट मिलकर रहते हैं। ओके, और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रिंसिपल्स और अलग आइडियल्स की भी बात की गई है, कुछ अलग आइडियल्स की भी बात की गई है, जैसे कि हमने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की, तो पोवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसको हटाने की भी बात कही है, पोवर्टी इरेडिकेशन, इरेडिकेशन पोवर्टी इरेडिकेशन की भी बात की जा चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्या करते हैं, जो गाइड करते हैं, क्या करते हैं, गाइड करते हैं, किसको करते हैं गाइड, गवर्नमेंट को, जो सरकार को गाइड करते हैं कि भाई तुम ऐसी स्कीम्स और ऐसे लॉज बनाओ ताकि जो गरीबी है उसको हटाया जा सके, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसे कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किए गए जो गाइड करते हैं सरकार को कि कुछ ऐसी स्कीम्स, लॉज और प्रोग्राम्स बनाने के लिए ताकि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितनी मेहनत की थी कि हमें एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया गया। इसके अलावा डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया है हमारी कंट्री ने, क्योंकि हम मानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आइडियल्स जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक पॉवर्टी इरेडिकेशन का भी हमें एक प्रोविज़न दिया है, जो डीपीएसपी में आता है। वो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट क्लास की बात है, जैसे आप 10th में या 12th में आएंगे तब आप समझेंगे उसको। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि जो गरीबी है उसको कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और उसके लिए प्रोविज़न दिए गए ताकि वो सरकार को गाइड करें और नई नई स्कीम्स और लॉज, नियम कानून बनाए जाएं ताकि लोगों का भला हो। ओके, इसी तरह से जो हमने देखा कंसर्न थे या चैलेंजेस थे, जैसे कि डाइवर्सिटी है, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी क्या हैं, कंसर्न हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। ओके, इसके बाद हम जल्द ही से शॉर्ट में जस्ट की फीचर्स की बात कर लेते हैं। की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अगर मेन की फ़ीचर की बात करूं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि जो इंडिया है वो एक कैसी कंट्री है, वो एक फेडरल कंट्री है, या फिर फेडरलिज्म की वैल्यू हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, फेडरलिज्म की वैल्यू देता है। ओके, फेडरलिज्म, तो इंडिया में फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म का मतलब कि एक सेंटर होगा, सेंटर जिसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, राइट,
हेड मतलब जो चीफ होता है, मेन मेन पर्सन कौन होगा यूनियन गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, डिफरेंट काइंड की स्टेट हैं इंडिया में, जैसे कि पंजाब, पंजाब, राइट, यूपी, आपने सुना होगा यूपी, इसी तरह से महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, है ना, तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और वो स्टेट की सरकार को, यानी कि राज्य जिसको बोलते हैं, तो वो राज्य की सरकार को संभालेंगे। और सेंटर कहते हैं केंद्र, यानी कि केंद्र में, सेंटर में, जो दिल्ली में जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट में जो सरकारें हैं उनका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ओके। तो इसी तरह से इसको कहते हैं फेडरलिज्म, यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसमें पावर बांटी गई है कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर होती है। तो ये एक की फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। इसके नीचे भी जो सरकारें होती हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट जिन्हें हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत, है ना, जैसे आपने सुना होगा गांव में पंचायत्स होती हैं, ठीक है, या फिर शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो ये क्या होती हैं? लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। म्यूनसिपैलिटी या पंचायत ये लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इनकी बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस हमें ये समझना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ की फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से की फीचर्स एक क्या है? फेडरलिज्म। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की फीचर की बात करूं, अगर मैं दूसरे की फीचर की बात करूं, तो दूसरा की फीचर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि हमारा इंडिया एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगा। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के पास क्या है? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर एक पार्लियामेंट होगी जिसमें जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स लीडर्स होंगे, वो लॉज बनाएंगे, है ना। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी सोसाइटी के लिए, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन द थर्ड की फीचर विच इज सेपरेशन ऑफ पावर। सो तीसरा की फीचर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है, लेट मी राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशियरी है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इन तीनों में सेपरेशन होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी कि इसकी एक अलग पावर है, इसकी अलग पावर है, और इसकी अलग है। यानी कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट की पावर क्या है? वो नियम कानून बनाएगी। जुडिशरी की पावर क्या है? कि वो चेक करेगी कि भाई जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, क्या वो वैलिड हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पर खरे उतरते हैं या नहीं। तो वो जुडिशरी देखती है। अब वो नियम को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव है। तो सभी की अपनी अलग अलग पावर हैं। इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो केंद्र के पास जो पावर है, केंद्र क्या कहती है कि भाई हम पूरे इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है, स्टेट के लिए अलग सीएम बना देते हैं, और जो अलग गांव हैं या शहर हैं उनके लिए अलग पंचायतें या म्यूनसिपैलिटी बना देते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर से, यानी कि टॉप से, अगर मैं कहूँ टॉप पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। टॉप पे है प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर, फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट जैसे कि वार्ड मेंबर या फिर म्यूनसिपैलिटी मेंबर्स। तो ये जो लीडर्स हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, तो ये क्या हो रहा है कि टॉप से लेके बॉटम पर क्या हो रहा है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पावर का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि पावर को बांट देना। टॉप से लेके बॉटम में जब पावर को बांटा जाता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और लोकल गवर्नमेंट, तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वर्टिकल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल डिवीज़न। ओके, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न। लेकिन जब हम बोलते हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जब पावर को सेपरेशन होता है, तो राइट हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से,
लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर एक सिटीज़न को दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप अगर बिहार में कहीं पर रहते हैं या फिर आप मुंबई में कहीं पर रहते हैं, तो आप मुंबई से आंध्र प्रदेश जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जा सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट में, यानी कि विद इन इंडिया आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो आपको मूव करने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इसी तरह से अलग तरीके की और भी फ्रीडम्स दी गई हैं हमें, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिट है। बट उस ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट आप, स्पीच का मतलब है कि अगर आपको सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती है, सरकार का कोई नियम कानून पसंद नहीं आता है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब कि आप अपनी बात कहते हैं कि आपको ये नियम या कानून, ये रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं आए, इसलिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसी तरह की बहुत तरीके की फ्रीडम है, और इनको कहाँ पर मेंशन किया गया, फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया। फंडामेंटल राइट के नाम से फंडामेंटल राइट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, राइट। चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स हमारे मेंशन है बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लास्ट की फीचर की बात करूं, लास्ट इंडियन की फीचर की बात करूं, तो वो क्या है, वो है सेक्युलरिज्म। ये मेन की फ़ीचर की बात की, बाकी और भी की फ़ीचर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो लास्ट की फ़ीचर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा नेशन है या फिर कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री है, तो कंट्री का कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, राइट। रिलीजन नहीं है, कंट्री का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया, राइट, सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है जो कि इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, राइट। इसी तरह से अगर आपने वेटिकन सुना होगा, वेटिकन कंट्री, तो वो क्रिश्चियंस लोगों की कंट्री है, और वो बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, यहाँ पर किया जाता है, राइट। तो क्रिश्चियन कंट्री कहा जाता है, या फिर इसको मुस्लिम कंट्री कहा जाएगा। तो सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम, वेटिकन एक क्रिश्चियन कंट्री। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुस्लिम कंट्री है या ये क्रिश्चियन कंट्री है। ये क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब कि इसका कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, बट ये सभी धर्मों को क्या करती है, ऑल क्या करती है, ऑल रिलीजन को सेम इक्वलिटी देती है, राइट। ऑल रिलीजन को इक्वलिटी देती है, ताकि वो ऑल रिलीजन, सारे के सारे ही रिलीजन फ्लरिश हो पाएँ। फ्लरिश मतलब अपने बढ़ पाएँ, यानी कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें कोई भी बाधा नहीं डालेगा, बट रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी किसको दी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हुई है। ओके, आई होप कि आपको सारे की फीचर्स आपने समझे होंगे। पहला की फीचर्स हमने देखा फेडरलिज्म। दूसरा की फीचर्स हमने देखा, लेट मी सी, दूसरा हमने देखा था पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट फॉर्म पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड थर्ड हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर। एंड फोर्थ हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स। और फिफ्थ हमने क्या की फीचर देखा, सेक्युलरिज्म। तो ये सारे ही 5 मेन की फीचर्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। बट आई होप कि आपको तीनों ही वीडियो पसंद आई होगी। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर फुल हो चुका है, यानी कि दी एंड है। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कोर्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।